साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आपको यूपीएसआई प्रिपरेशन कराने के लिए मैं आपको मूल विधि पढ़ा रहा हूं। मूल विधि की सीरीज में हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों को समग्र रूप में देख लिया है। दोनों कानूनों की महत्वपूर्ण धाराओं को हमने समझ लिया है। अब भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों पर जो है कुछ प्रश्न कराए जाने जरूरी हैं। कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर पहले जो है भारतीय दंड संहिता के एमसीक्यूज बता दीजिए, फिर जो है अन्य कानूनों पर आगे बढ़िए। बालकों, बच्चों और अनुसूचित जाति पर आधारित कुछ विशेष जो कानून बनाए गए हैं और जो भी कानून है मूल विधि में आपके सिलेबस में, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ ली है, तो सबसे पहले देख लेंगे कि इन पर आधारित कुछ प्रश्न, ताकि आप इसी के साथ क्या करते चलें, कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर करते चलें। आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ही दूर होता चले, ठीक है ना। तो आज हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, संभाव्य है और आपके कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करेंगी, ठीक है। तो मेरे साथ चलिए, देखिए, शुरुआत करिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा, विश्लेषण करिएगा, ठीक है ना। डिसीजन से पहुंचने से पहले आप सोचिएगा कि परिस्थिति क्या बन रही है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आंसर करने का प्रयत्न करिएगा। ध्यानपूर्वक एक प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, प्रश्न के शुरुआत में ही दे दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार बात करनी है। किसके अनुसार बात करनी है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 के आधार पर बात करनी है, ठीक है। ठीक, अब दो कथन दिया गया है, दोनों कथनों में आपको चुनाव करना है कि कौन सा कथन सही है। प्रश्न को पढ़ना जरूरी होता है कि प्रश्न में हमें करना क्या है, ठीक है ना। अभी तक तो आपकी आदत रही है कि आपको परीक्षा में प्रश्न सीधा 4 विकल्प में मिलते थे, ABCD। 4 विकल्प में अब भी मिलेंगे, लेकिन वो जो है 2 कथनों पर आधारित रहेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो कथनों पर आधारित रहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 कथन दिया गया है, उन कथनों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। कथन पहला जो दिया गया है वह दिया गया है कि A B के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ 2 टर्म है, मनोरंजन हेतु और राजी हो जाता है, ठीक है ना। मुक्केबाजी के दौरान A बिना किसी बुरी मंशा से B को बुरी तरह घायल कर देता है। मुक्केबाजी की केस में आपने देखा ऐसा होता है कि खेल ही ऐसा है कि कोई अगर बचाव नहीं कर पाएगा, सामने वाला व्यक्ति बचाव नहीं कर पाएगा, तो वह क्या हो सकता है? घायल हो सकता है। उसी का वर्णन किया गया है कि A बिना किसी बुरी मंशा से B को बुरी तरह घायल कर देता है, अतः A ने अपराध किया है। लिखा है क्या? A ने अपराध किया है क्योंकि उसने क्या किया? उसको घायल कर दिया है, ठीक है। दूसरा कथन पढ़ूं उससे पहले जो है इस कथन पर विचार कर लिया जाए। इस कथन को ही कम से कम डिसाइड कर लीजिए सही है कि गलत है। तो मैंने आपको जब भारतीय दंड संहिता पढ़ाने की शुरुआत की थी, तभी मैंने आपको एक टर्म बताया था, एक बहुत ही छोटा सा टर्म बताया था कि आपको अपराध विज्ञान पढ़ने से पहले केवल एक चीज़ जान लेनी है, वो है कि इरादा क्या है। इरादा जो है बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने किसी की जानबूझ करके हत्या की तो वह अपराध दूसरा हो जाएगा। मुझसे गलती से किसी की हत्या हो गई, अनजाने में हत्या हो गई, वह अपराध दूसरा हो गया। और ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें मैं ना चाहते हुए भी उसकी हत्या करने पर मजबूर हो गया, तो वह परिस्थिति क्या हो जाएगी? अलग बन जाएगी। तो इरादे का जो है बड़ा महत्व है, ठीक है ना। इरादे का बड़ा महत्व है। भारतीय दंड संहिता में, अपराध विज्ञान में इरादे का बहुत महत्व है, ठीक है ना। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे खेल वगैरह है, ठीक है ना, बिना बुरी मंशा के जो है अगर कोई व्यक्ति A है
बी को क्या कर दे, चोटिल कर दे, ठीक है ना। ए क्या कर दे, बी को चोटिल कर दे खेल खेल में, बिना किसी बुरी मंशा के, ठीक है ना। तो वह कार्य जो है अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। केवल घायल होने की बात है, अगर उस घायल होने के दौरान बी की मृत्यु हो जाए तो वह जो है आपराधिक मानववध का दोषी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आपराधिक मानववध। लेकिन चूंकि इसमें आपने देखा है कि मृत्यु नहीं हुई है, केवल घायल हुआ है, तो इस घायल होने के दौरान ए ने कोई अपराध नहीं किया है, अर्थात ये कथन क्या है, गलत है, ठीक है ना। कथन में लिखा है ए ने अपराध किया है, लेकिन ए ने अपराध नहीं किया है क्योंकि उसकी अपराध करने की कोई मंशा नहीं थी, मुक्केबाजी का खेल हो रहा था, उस दौरान जो है उससे चोट लग गई सामने वाले व्यक्ति को। तो पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कथन पढ़ते हैं। दूसरा कथन लिखा गया है पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था। पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था, दारू पिया था या गांजा दादा उसको चढ़ी थी, कुछ भी था, मादक पदार्थ के प्रभाव में था, और उसने अपनी मर्जी से यह मादक पदार्थ लिया था, यह भी बताया जा रहा है। उसने अपनी मर्जी से वह मादक पदार्थ लिया था। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। और लिखा गया है पी ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने आपको, आप ध्यान करिए, दंड संहिता जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई व्यक्ति मादक पदार्थ के नशे में है, किसके, मादक पदार्थ के नशे में है, ठीक, तो यहां दो बात सामने आती है। एक तो वह नशा अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है ना, नशा कैसे किया है, अपनी मर्जी से किया है, ठीक। और दूसरा यह हो सकता है कि उसको जो है उसके न चाहते हुए अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे खिला दी है, जिसको कहते हैं अनजाने में जो है उसने मादक पदार्थ खा लिया है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर अनजाने में मादक पदार्थ खा लिया है, उसको पता नहीं है, उसका खाने का कोई इरादा नहीं था, मादक पदार्थ लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसको मादक पदार्थ खिला दिया गया, उस मादक पदार्थ के खाने पर, ले लेने पर वह अपना जो है मतलब सेंस खो बैठता है, और उस सेंस भाव खो देने के दौरान उसके हाथ से या उसके शरीर से जो कुछ भी कृत्य होता है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है ना। कब, जब उसको मादक पदार्थ अनजाने में दिया गया हो, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को भांग खिला दिया जाए, किसी व्यक्ति को मतलब अनजाने में किसी ड्रग की जो है गोली खिला दी जाए और वह व्यक्ति जो है अपने सेंस में न रहे, तो उस दौरान उसके हाथ से जो भी क्राइम होगा वह क्राइम नहीं माना जाएगा, जो भी कृत्य होगा वह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी मर्जी से वह मादक पदार्थ लिया था, उसने अपनी मर्जी से शराब पिया था और शराब पी करके जो है उसने कुछ काम कर दिया, अपराध कर दिया, तो वह उस अपराध का दोषी माना जाएगा। अब यहाँ देखिए इस लाइन में लिखा है कि पी ने मादक पदार्थ लिया था लेकिन अपनी मर्जी से, इस बात को नोट करा दिया गया है कि पी ने अपनी मर्जी से मादक पदार्थ लिया था। और जब मादक पदार्थ ले लिया था तो भाई जानते हैं मादक पदार्थ का काम ये है कि समझ नहीं आता कि होता क्या है, और उसने क्या कर दी थी, क्योंकि हत्या कर दी थी। चूंकि उसने जानबूझ करके अपनी मर्जी से लिया था, इसलिए पी ने अपराध किया है, पी ने अपराध किया है, यानी ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, तो विकल्प में आप चुनेंगे ऑप्शन सी, जिसमें लिखा गया पहला और दूसरा दोनों ही नहीं सही है, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा था, कौन सा कथन सही है, तो आप बताएंगे पहला और दूसरा दोनों ही नहीं सही है, ठीक। समझ में आया आपको। मेरे पिछले वीडियोस को जाइएगा 2-3 बार और देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे वीडियोज हैं, और मैंने उन वीडियोज में बहुत महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में ही चर्चा की है, लेकिन पूरे अपराध शास्त्र की बेसिक्स बातें जरूर बता दी हैं उसमें, जिसमें आपको समझने और डिसीजन लेने का
विवेक प्राप्त हो जाएगा कि कोई व्यक्ति क्राइम किया है या नहीं किया है। ठीक है ना। एक दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, ठीक लगभग इसी पिछले सवाल के जैसा ही है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार, सबसे पहले दे दिया है कि भारतीय दंड संहिता में जो बात लिखी गई है उसी के अनुसार इस पर डिसीजन लेना है। करना क्या है कि दोनों कथनों में देखना है कि कौन सा कथन सही है, सही कथन का चुनाव करना है। आप परीक्षा में इस बात को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा कि सही कथन पूछ रहा है कि गलत कथन पूछ रहा है। कभी कभी होता ये है कि यहाँ लिख दिया जाएगा कि कौन सा कथन गलत है, और आप जो है जल्दबाजी में इसको पढ़े नहीं, अपने इरादे से आपने सही प्रश्न किया लेकिन हो क्या जाता है, गलत हो जाता है, जो आपको कंपटीशन में बाहर कर देता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। एटलीस्ट एक बार जो है हमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। सरस्वती निगाहों से प्रश्न को नहीं पढ़ना है, प्रश्न को हमें गंभीरता से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भले ही उस प्रश्न को पढ़ने में हमें 2 सेकंड 4 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन प्रश्न को पूरी गंभीरता से हमें पढ़ना है। ठीक है ना। सरस्वती नज़रों में प्रश्न को पढ़ना उचित नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार चुनना है और सही कथन चुनना है। पहले कथन को हम पढ़ते हैं। पहला कथन दिया गया है, ए 5 वर्ष का एक शरारती बच्चा है। ठीक, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ए क्या है, 5 वर्ष का शरारती बच्चा है। एक दिन वह उसके घर के सामने से गुजर रहे साइकिल सवार को पत्थर फेंक कर मारता है। ठीक है, 5 साल का लड़का है, शैतान है। उसके घर से कोई साइकिल सवार गुजर रहा था, उसने पत्थर उठाया और मार दिया। वह पत्थर सीधे साइकिल सवार के सर पे लगा और साइकिल सवार की मौके पर मृत्यु हो गई। साइकिल सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ए ने अपराध किया है क्योंकि उस सामने वाले साइकिल सवार की मृत्यु हो गई। ए ने अपराध किया है, इस पर आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना। तो अगर आपको इस कथन पर विचार करके फिर दूसरे कथन पर चलेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 7 वर्ष से कम अगर किसी बच्चे की आयु है, 7 वर्ष से कम किसी बच्चे की आयु है, तो वह बच्चा चाहे जो कार्य कर दे वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, इसलिए क्योंकि 7 वर्ष के बच्चे में सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि अपराध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है इरादा। ठीक है ना। क्या होता है, इरादा, सोचने समझने की क्षमता। किसी ने जानबूझ करके किसी की हत्या की, किसी को क्या किया। तो चूंकि 7 वर्ष का बालक क्या होता है, इमेच्योर होता है, वह जो है उसके अंदर यह सेंस विकसित नहीं हो पाता है कि वह क्या कर रहा है। इस वजह से 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी अपराध, कुछ भी कार्य किया जाए, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना। और मैंने अभी पिछले प्रश्न में क्या बताया, पिछले प्रश्न में ये बताया था कि अगर अनजाने में किसी व्यक्ति ने मादक पदार्थ ले लिया है। ठीक है ना। किसमें, अनजाने में किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ खिला दिया गया है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ अनजाने में खिला दिया गया है। ठीक, किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ खिला दिया गया है, तो भी वह अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई भी काम करे, या अनजाने में कोई व्यक्ति ड्रग ले ले, उसको किसी ने ड्रग दे दिया या कोई मादक पदार्थ दे दिया, तो भी जो है इन 2 परिस्थितियों में क्या होगा, 2 परिस्थितियों में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है। एक और कंडीशन आता है, जब आयु क्या है, 7 वर्ष से ज़्यादा हो और 12 वर्ष से कम हो, लेकिन वह बच्चा कैसा हो, वह बच्चा इमेच्योर हो। ठीक है ना, अबोध हो, तो भी जो है उस बच्चे द्वारा किए गए कार्य पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। ये 3-4 परिस्थिति हैं, 3-4 परिस्थिति मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ चूंकि बच्चे की आयु कितना है, 5 वर्ष है, अतः वह बच्चा जो है
बच्चे के ऊपर अपराध का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह बच्चा क्या है 7 वर्ष से छोटा है। तो यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। लिखा है ए ने अपराध किया है, तो ए ने अपराध नहीं किया है, क्योंकि ए की आयु क्या है 7 वर्ष से कम है। दूसरा कथन पढ़ते हैं। ठीक है ना। दूसरा कथन पढ़ते हैं। होली के समय रामू को उसके कुछ दोस्त अनजाने में उसे भांग खिला देते हैं। होली में प्रायः कभी कभी ये होता है कि देखते हैं लोग कि गुजिया में जो है भांग वांग खिला देते हैं और सामने वाला व्यक्ति गुजिया समझ करके खा जाता है। तो रामू के साथ भी यही घटना घटी। रामू को उसके दोस्तों ने गुजिया खिलाया और गुजिया में धोखा कर दिया। गुजिया के साथ क्या खिला दिया, भांग खिला दिया गया। अब रामू को भांग बिल्कुल चढ़ गई। भांग के नशे में वह जोर जोर से सड़क पर नाचते हुए लाठी भाजने लगा। लाठी लिया और उसको गोल गोल करके क्या करने लगा, भाजने लगा। भांग उसको चढ़ गई बिल्कुल। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार उसी रास्ते से गुजर रहा था। अब मोटरसाइकिल सवार को यह तो पता नहीं था कि रामू को भांग खिलाया गया है। जब तक कि वह कुछ समझ पाता तब तक रामू की लाठी उसके सर पर लग गई। रामू भाज रहा था चारों तरफ ऐसे ऐसे करके। लाठी सीधा किसको टकराई, मोटरसाइकिल सवार से टकराई। मोटरसाइकिल सवार क्या हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। रामू ने संज्ञेय अपराध किया है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनजाने में किसी व्यक्ति को कोई मादक पदार्थ खिला दे और उस मादक पदार्थ के प्रभाव में उसके द्वारा कोई कांड हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो वह उस अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह अपनी सही मानसिक दशा में नहीं था। ठीक है ना। लेकिन अगर वह जानबूझ करके मादक पदार्थ खाए तो वह दंड का भागीदार होगा। चूंकि रामू ने जो है जानबूझ करके नहीं खाया था, अनजाने में जो है कुछ लोग उसको भांग खिला देते हैं, इस वजह से रामू क्या होगा, अपराध का दोषी नहीं होगा। यानी यह कथन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है रामू ने संज्ञेय अपराध किया है। तो हमने क्या जाना, रामू ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि अनजाने में उसे कोई मादक पदार्थ खिला दिया गया था। तो पहला कथन भी गलत हो गया, दूसरा कथन भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन हो गया सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही नहीं। सही कथन पूछ रहा था ना, सही कथन क्या है, 1 और 2 दोनों ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो पाएंगे सीधा सीधा धारा से संबंधित है, और बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा, पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है। तो जो मैंने आपको महत्वपूर्ण धाराएं बताई हैं, बहुत संख्या में नहीं है, वह कुल मिलाकर के गिनती से गिनेंगे तो 20-25 धाराएं होंगी। उन 20-25 धाराओं को, अत्यंत महत्वपूर्ण धाराओं को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए उसी पर एक प्रश्न बनाया गया है धारा 307 पर, कि धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो धारा 307 के बारे में एक सामान्य लड़का जो है जानता है कि यह जो है हत्या करने के प्रयास से संबंधित है। ठीक है ना। अगर उसने आईपीसी का नाम भी नहीं सुना है तब भी वह जानता है कि धारा 307 का संबंध किससे है। धारा 307 का संबंध है हत्या का प्रयास से। ठीक है ना। धारा 307 का संबंध किससे है, हत्या का प्रयास से। अतः जो है ऑप्शन बी सही है। ठीक। तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको जो है आपको जानना होगा, याद रखना होगा। पूछा जाता है परीक्षा में, इस वजह से आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। अब देखिए एक और धारा दे दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि धारा 376 जो संबंधित है वह संबंधित है बलात्कार से, बलात्संग से। धारा 354 का संबंध था छेड़छाड़ से, और धारा 377 का संबंध था अप्राकृतिक बलात्कार से। ठीक है ना। कैसे, अप्राकृतिक बलात्कार से। तो धारा 377 का आपको देखना है कि अप्राकृतिक अपराध कहाँ लिखा गया है, तो वह लिखा गया है ऑप्शन सी में। तो धारा 377 का संबंध किससे है, अप्राकृतिक अपराध से है। ठीक है ना। ये 3 धाराएं हैं, इन 3 धाराओं को भी आप याद रखिएगा। 354 मतलब छेड़छाड़, 376 मतलब बलात्कार, 377 मतलब अप्राकृतिक दुराचार, यौनाचार या अप्राकृतिक अपराध। ठीक है। और पढ़िए, एक और सवाल दिया गया है सीधा सीधा धारा से ही संबंधित है। पूछा गया है भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।
4 ऑप्शन दिया है, सदोष अवरोध, हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, अपहरण, बहला फुसला कर ले जाना, गुलामी व जबरन मजदूरी करवाना इत्यादि। यह प्रश्न इतना सरल है कि एक अंधा व्यक्ति भी हल कर सकता है। अंधा व्यक्ति का मतलब देखेंगे तो आप पाएंगे कि 359 से 374 मतलब एक से ज़्यादा धाराओं के बारे में पूछ रहा है, और 3 जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उसमें केवल एक अपराध की बात हो रही है। और यहाँ देखेंगे तो पाएंगे 1, 2, 3 इत्यादि लिखा है। तो एटलीस्ट एक कॉमन सेंस लगाने वाला आदमी समझ जाता है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, और वह रिस्क लेकर के बिना जाने भी क्या कर सकता है, इसको सही कर सकता है। और आप तो जानते हैं, आपने पढ़ा है कि 359 से 374, 364 वगैरह आपने पढ़ा है जिसमें अपहरण की बातें शामिल हैं। तो 359 से 374 के बीच जो भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं उनका संबंध अपहरण, बहला फुसला कर ले जाना, गुलामी करना, जबरन मजदूरी करवाना, इन सबसे संबंधित है। ठीक है ना, इसको आपने क्या कर दिया, इस विकल्प को सही कर दिया। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा गया है, दहेज हत्या हेतु दंड का प्रावधान करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको हत्या से संबंधित अपराध में आपको पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने बताया था कि धारा 302 जो है सामान्य परिस्थितियों में की गई हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है ना, धारा 302। 304 वगैरह का संबंध होता है अनजाने में किए गए हत्या से, और 304B का जो संबंध होता है वह होता है दहेज हत्या से संबंधित। मैंने इस पर कहा था कि 304B को नोट कर लीजिएगा, चूंकि यह दहेज हत्या से जुड़ा हुआ अधिनियम है, इस वजह से यह क्या बन जाता है, यह महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ठीक है ना, दहेज हत्या हेतु दंड का प्रावधान करने वाली धारा कौन सी है, 304B है। इस पॉइंट को आप नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 304B। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न लिखा गया है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है ना, मृत्युदंड की बात आ रही है कि किस किस अपराधों में मृत्युदंड दिया जा सकता है। 2 धाराएं दी गई हैं, धारा 121 दी गई है, और उसको बताया भी गया है, केवल धारा 121 नहीं दिया गया है बल्कि बताया गया है कि धारा 121 मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। धारा 364A मतलब फिरौती के लिए अपहरण करना, किडनैपिंग करना पैसे के लिए। तो इन दोनों केसों में अपराधी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध खोल दे, युद्ध करना शुरू कर दे, तो उसको मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति हत्या कर दे तब भी उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति फिरौती के लिए अपहरण कार्य करे तब भी उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब दोनों कथन क्या है, सही हैं। तो हम विकल्प में देखेंगे दोनों कथन सही कहाँ है, तो ऑप्शन ए में लिखा गया है कि दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, ये भी कंडीशन से ही संबंधित है। ज़्यादातर दंड संहिता के प्रश्न जो होते हैं वह कंडीशन परिस्थितियों के अनुरूप ही पूछे जा रहे हैं आजकल। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित 2 बार हो गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 2 कथनों के बारे में चर्चा करनी है। पहला कथन तो सीधा सीधा लिख दिया गया है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक है। तो मैंने इसे पढ़ाया है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। ठीक है ना, यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक है। यह सीधा सीधा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था धारा पढ़ाते समय। ठीक है ना, जब मैं आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में 2 प्रकार की प्रतिरक्षाएं आपके पास है। एक तो अपने स्वयं की जीवन की प्रतिरक्षा का अधिकार, और दूसरा है अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है ना, जब दोनों पर आपको खतरा समझ में आ जाए तो दोनों का क्या होगा, दोनों की स्थिति में आप क्षति पहुंचाने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। दूसरा जो है कंडीशन दिया गया है, अशोक देर रात बाजार से वापस आ रहा था, अचानक उस पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया।
हमला कैसे किया ये नहीं पता है, लेकिन यह है कि कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। अशोक ने पाया कि अगर वह अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बदमाशों पर फायर नहीं करेगा तो वे उसकी जान ले लेंगे, ठीक है ना। अतः उसने अपना लाइसेंसी पिस्टल निकाला और फायर करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में एक बदमाश की मृत्यु हो गई। अशोक ने कोई अपराध नहीं किया है। तो मैंने आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मैंने आपको बताया था कि अगर सामने वाला कोई व्यक्ति आपकी मृत्यु कारित करना चाह रहा है, आपको यह विश्वास हो गया है कि अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो वह मेरी जान ले लेगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, जान ले सकते हैं, ताकि आपकी जान बची रह सके, ठीक है ना। आपको अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो यह कथन क्या है, सही है। अशोक ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए बदमाशों के ऊपर फायरिंग की थी। तो यानी कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, अर्थात विकल्प 1 सही होगा, ए सही होगा, जिसमें दिया गया है कि कथन ए और कथन बी दोनों सही होगा, ठीक है ना। तो इन सब प्रश्नों को देखिएगा आप, और अगर इन सब प्रश्नों में कुछ भी आपको न समझ में आए, न समझने वाली विषय वस्तु समझ में आए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि आपका लेवल क्या है, उस लेवल से मैं आपको पढ़ा सकूं, पढ़ाने का प्रयास कर सकूं, ठीक है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।